नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। शुरू करते हैं आज की डिफेंस खबरों को। आज सुबह जम्मू कश्मीर के रास्ते घुसपैठ की जा रही थी। ऐसे में सांबा में जो भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान थे, उन्होंने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। उनके पास से 36 किलो का मादक पदार्थ भी बरामद किया गया। हालांकि मामले की जाँच की जा रही है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को भी मार गिराया था, जिसे कि पंजाब के फिरोजपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मार गिराया गया था। तेजी से उन्नत होती ड्रोन टेक्नोलॉजी ने युद्ध का मैदान और माहौल दोनों बदल कर रख दिया और ऐसे में अमेरिका, रूस, चीन, भारत, इजराइल और ईरान समेत कई देश, जिसमें कि तुर्की भी आता है, इन्होंने ड्रोन तकनीक को और ज्यादा विकसित करने पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और पिछले साल अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हुए नारगोनो काराबख युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल जमकर किया गया था। इसमें बड़े बड़े टैंकों को छोटे छोटे ड्रोनों ने तबाह कर दिया था और ऐसे में अब पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत पर हमला करने की कोशिशें भी कर रहा है और इसीलिए सभी बड़े देश जानते हैं कि आने वाले दिनों में स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने के लिए एक उन्नत तकनीक की जरूरत होगी और इसके विकास पर काम करना भी तेज कर दिया गया है। स्वार्म ड्रोन्स दुश्मन के इलाके में 50 से 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर तबाही मचाने में सक्षम होते हैं। इनमें बंदूकें या बम लगे होते हैं जिनसे वो फायर और विस्फोट तक कर सकते हैं। इसके अलावा स्वार्म ड्रोन की मदद से मुश्किल हालात में सेना तक लॉजिस्टिक और सैन्य साजो सामान को भी पहुंचाया जा सकता है। यानी कि भारत भी अब पूरी तरीके से अपने ड्रोन क्षमताओं को विकसित कर रहा है और साथ ही स्वार्म ड्रोन के खिलाफ एक प्रभावशील तकनीक पर भी काम कर रहा है। भारतीय सेना नए बैलिस्टिक हेलमेट्स की मांग कर रही है, जो कि उच्च वेग वाली गोलियों के खिलाफ सैनिकों को अधिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करे, जो कि लगभग 3 साल पहले पुराने धातु और फाइबर ग्लास हेडगियर को बदलने के लिए पेश किए गए बैलिस्टिक हेलमेटों के पुराने संस्करण थे। फाइबर ग्लास हेलमेट के बदले 9 mm की गोलियों से सुरक्षा वाले बैलिस्टिक हेलमेटों को सेवा में शामिल किया गया। सैनिकों को 7.62 × 39 mm की गोलियों के खतरे के साथ उच्च सुरक्षा के साथ बैलिस्टिक हेलमेट शामिल करने की आवश्यकता है और इसी हफ्ते सेना मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए RFP के लिए अनुरोध किया गया है। इस RFP में कहा गया है कि नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा और आतंकवाद विरोधी माहौल के साथ मौजूदा खतरे में हाई स्पीड राइफल गोलियों और विस्फोटकों के टुकड़ों के खिलाफ न्यूनतम सुरक्षा की आवश्यकता है। सेना ने 80,000 हेलमेटों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल के साथ आतंकवाद विरोधी अभियानों पर तैनात किए गए सैनिकों के लिए 3600 हेलमेट शामिल हैं। सेना के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है उसके अनुसार इस तरीके के बैलिस्टिक हेलमेट्स में 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए। यही हेलमेट को 7.62 × 39 mm हल्के स्टील कोर बुलेट से 10 मीटर के साथ साथ उच्च गति वाले विस्फोट के टुकड़ों से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इनमें नाइट विजन डिवाइस, फेस वाइजर, टॉर्च और इन सर्विस रेडियो कम्युनिकेशन सेट जैसे अतिरिक्त उपकरण लगने बेहद जरूरी है। साथ ही इनका इस्तेमाल टैक्टिकल रोल में भी किया जाएगा। हालांकि 2020 में सेना ने 1 लाख बैलिस्टिक हेलमेट की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया था, जो कि 7.62 mm की गोलियों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम थे। बैलिस्टिक हेलमेट विभिन्न मिश्रित सामग्रियों से बने होते हैं और पारंपरिक धातु के हार्डवेयर की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं। चीन की कुछ नई करतूतें सामने आई हैं और इस जानकारी को खुफिया एजेंसी नहीं बल्कि तिब्बत का राइटर और एक्टिविस्ट तुनसुडू ने की है। उन्होंने कहा कि चाइना अब जो LAC है वहां पर रीसेटलमेंट विलेजेस को बना रहा है और इन्हें भारतीय पक्ष की तुलना में कई बेहतर सुविधाओं के साथ स्थायी निर्माण कर रहा है, खासकर कि अरुणाचल प्रदेश में। तेंजिन तुनसु ने अपनी यात्रा के दौरान कई नए सबूत सामने दिए हैं। साथ ही इन्होंने भारत चीन सीमा की यात्रा के दौरान कई लोगों से बातचीत भी की और वो पिछले कुछ महीनों में लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। तेंजिन ने कई साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि किपिंगला के नाम से जाने जाने वाला एक बॉर्डर पॉइंट एक रिज है जो अरुणाचल प्रदेश के गोलिंग गांव के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जहां पर यारलोंग तांगसो नदी सियांग नदी के रूप में भारत में प्रवेश करती है। गोलिंग गांव ITBP की आखिरी चौकी है और हर दिन गोलिंग गांव में लगभग 20 सैनिकों वाली एक गश्ती टीम सीमा पर जाती है। सीमा पर एक छोटा सा बौद्ध स्तूप है जिसे मैकमोहन रेखा के रूप में सीमांकित किया गया है। आधा स्तूप तिब्बत में आता है तो आधा भारत में। कभी कभी दूसरी तरफ से तिब्बती वहां पर आते हैं और स्तूप की सफेदी करते हैं। जब वो इसे सफेद करते हैं तो वो चीनी भाषा में चीन लिखते हैं और जब गोलिंग के लोग यहाँ आते हैं तो वे सफेद रंग से यहाँ पर भारत लिखते हैं। हर 4 से 5 महीने में स्तूप में सफेदी की जाती है। तेंजिंग ने कहा कि वो उस स्तूप तक नहीं जा सके क्योंकि वहाँ के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि चीन तिब्बतियों को दूर दराज के इलाकों में जबरन बसाकर सीमा की आबादी को आगे बढ़ा रहा है, जबकि भारतीय पक्ष की नीति आबादी को सीमा से दूर रखने की है क्योंकि वे सैनिकों के बीच किसी झड़प का खामियाजा ना भुगते। नतीजा ये है कि केवल भारतीय सैनिक ही इन क्षेत्रों में डटे हुए हैं।
तेंजिन ने कहा कि जबरन पुनर्वास चीन के द्वारा सीमावर्ती आबादी को सामरिक रूप से अधिक क्षेत्र पर दावा करने की है और वैधता हासिल करने की एक रणनीति है, जैसे कि उसने अपना सीमा कानून बना रखा है जिसे वो अब लागू कर रहा है। इसलिए चीन इन गांवों में रणनीतिक लोगों को रखेगा और फिर अपने सैनिकों के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन भारत की तरफ से हमारे पास सीमावर्ती आबादी नहीं है और ये काफी बड़ी कमी है भारत की, क्योंकि अगर चीनी सैनिकों ने प्रवेश करने की कोशिश की तो भारत के लिए अपने दावे को साबित करना मुश्किल होगा। भारत के लिए बढ़ते हुए चीनी सुरक्षा खतरे का पता लगाने के लिए लद्दाख से अरुणाचल के पूर्वी कोनों तक 5 हिमालयी राज्यों को पार करते हुए उन्होंने ये खुफिया रिपोर्ट जारी की, जो कि अब अध्ययन का विषय बन चुकी है। तेंजिन का साफ तौर पर कहना है कि भारत सरकार को अब इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है और भारत को अब यहाँ पर अधिक आक्रामक होना चाहिए, साथ ही साहसी कदम उठाकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए। यही नहीं, चीन ने इन गांवों में बिजली, पानी और अन्य कई सुविधाओं का भी निर्माण कर लिया है। ये उसकी वहां पर आबादी को मजबूत करने की योजना है और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रतिष्ठान के लिए चिंता का विषय है। अपनी रिपोर्ट में तेंजिन ने यह भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आम आदमी को चीन की विस्तारवादी नीतियों और सीमा पर इसकी वर्तमान गतिविधियों के बारे में बहुत कम या फिर कोई जानकारी है ही नहीं। इसीलिए जागरूकता पैदा करना भारत का काम है, ताकि सीमावर्ती लोगों के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा की जा सके, जो नहीं तो एक चुनौती बन जाएगी। दोस्तों, पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से सटे भारत नेपाल सीमा पर मस्जिद और मदरसे काफी संख्या में बढ़ गए हैं और इस बारे में खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी भी दे दी है। दरअसल खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये धार्मिक प्रतिष्ठान नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर और नेपाल की सीमा के पार भी बढ़ गए हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में जनसंख्या में भी परिवर्तन हुआ है। खुफिया जानकारी के हवाले से कहा जा रहा है कि पिछले 3 सालों में यानी कि 2018 में मस्जिदों की संख्या 760 से बढ़कर 2021 में 1000 हो गई है, जबकि नेपाल के क्षेत्रों में मदरसों की संख्या 218 से बढ़कर 508 हो गई है और ये बढ़कर 2021 में 665 तक हो गई है। खुफिया सूत्रों ने कहा कि इन धार्मिक प्रतिष्ठानों को पाकिस्तान की ISI और विदेश में काम कर रहे अन्य भारत विरोधी संगठनों के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने माना कि इन मस्जिदों और मदरसों का आकार और भव्यता ही विदेशी फंडिंग का संकेत दे रही है। ISI के अलावा इन धार्मिक घरानों में अरब देशों की भी फंडिंग आ रही है। यही नहीं, ये भी खबर आ रही है कि इन क्षेत्रों में नकली भारतीय नोटों और नशीले पदार्थों की भी तस्करी तेजी से हो रही है और नेपाल के साथ कोई भारत का प्रत्यार्पण संधि वाला समझौता नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकारियों ने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि अपराध अक्सर अपराध करने के बाद इन धार्मिक स्थलों में शरण लेने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा खुली है और कोई बैरियर नहीं है। यानी कि दोस्तों, लगातार विदेशी फंडिंग और ISI का सपोर्ट मिल रहा है इन मदरसों को और आपराधिक घटनाओं को ये लोग अंजाम देना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में समस्या विकट से विकराल हो सकती है और अब ये सारा विषय जांच के अधीन होना चाहिए और एक टीम बनाकर इस पूरे नेटवर्क को देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से संख्या बढ़ी है मदरसों की भी, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है और सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चूक आने वाले समय में हो सकती है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी ने कहा कि अगले 6 महीनों में HAL होंडा में हेलीकॉप्टर इंजनों का रखरखाव, मेंटेनेंस और ओवरहॉल शुरू हो जाएगा। श्री नायक जी ने कहा कि इसके लिए जमीन भी HAL को सौंप दी गई है। 2016 में HAL और फ्रांस की कंपनी साफरन हेलीकॉप्टर इंजन ने जॉइंट वेंचर में प्रवेश किया था, जिसे कि हेलीकॉप्टर इंजन MRO प्राइवेट लिमिटेड कहा गया, जहां हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस फैसिलिटी का निर्माण होना था, जिसका मेन फोकस है हेलीकॉप्टर इंजन का निर्माण। लेकिन अब HAL साफरान 3-वे पार्टनरशिप से देश भर में और दुनिया भर के ऑपरेटरों के द्वारा संचालित 1000 वर्ग मीटर अपने वर्क स्पेस और होंडा में 3800 वर्ग मीटर स्टोर सुविधा से हेलीकॉप्टर इंजनों का रखरखाव और ओवरहॉल के साथ साथ मेंटेनेंस भी करेंगे। इस नए केंद्र में HAL निर्मित हेलीकॉप्टरों में लगाए जाने वाले साफरान TM333 और HAL शक्ति इंजनों के रखरखाव और ओवरहॉल किया जाएगा। इनमें से कुछ इंजन चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों में लगते हैं, जो कि अभी भी वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं। 300 TM333 और 350 शक्ति इंजन के साथ 1000 से अधिक इंजनों के बेड़े के साथ भारत के साफरान डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टर इंजन के बड़े ऑपरेटरों में से एक है और शक्ति इंजन जिसे कि HAL के साथ साफरान ने बनाया है और भारत में लाइसेंस के तहत इसको उत्पादित किया जाता है। भारत की IIT ने मॉर्फिंग विंग एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है और इस प्रोजेक्ट की लागत 1 करोड़ रुपए है, जिसे कि DRDO के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में यानी कि मॉर्फिंग विंग एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में तेजी से काम हो रहा है और काफी हद तक भारत इसमें सफल भी हो गया।
और कहा जा रहा है कि 2022 में ये पूरा हो जाएगा। मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट विंग में इंटीग्रेटेड की जाएगी और ये ऑटोमेटेड शेप एडेप्शन क्षमता होगी जो कि एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग कंडीशन में बेहतर एरोडायनेमिक एफिशिएंसी देगी। और मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में किया जाएगा जिससे कि फाइटर जेट अपने भारी शेप को बदल सकता है और इसके जरिए एक एयरक्राफ्ट की फ्यूल की खपत यानी कि ईंधन की खपत भी कम होगी और इससे एयरक्राफ्ट का विंग एरोडायनेमिक भी काफी बेहतर हो जाएगा जिससे कि फाइटर जेट फुर्तीला भी बनेगा। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत की है और उनसे कहा कि वे जीर्ण शीर्ण पड़ी अमरदा रोड एयर स्ट्रिप को फिर से शुरू करें। और हाल ही में डीआरडीओ की एक टीम ने इस साइट को देखने के लिए भी पहुंची थी और कहा जा रहा है कि 2022 के मध्य में इस पर काम शुरू हो जाएगा और ये नया एयरपोर्ट डिफेंस और कमर्शियल पर्पस में इस्तेमाल होगा। ये एयरपोर्ट डीआरडीओ के बालासोर इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट रेंज से मात्र 30 किलोमीटर दूर है और इसके बन जाने से जो साइंटिस्ट हैं वो जल्दी से कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। और साथ ही पश्चिम बंगाल में मौजूद कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन का एक बैकअप भी होगा। अमरदा रोड एयर स्ट्रिप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था। दोस्तों, रशिया और चाइना बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और ऐसे में हाल ही में दोनों देशों के बीच नई तेल और गैस डील हुई है जिसकी कुल अनुमानित लागत 117.5 बिलियन डॉलर्स की है और इस डील के बाद रशिया और चाइना के संबंध और घने हो जाएंगे और रशिया और चाइना की निर्भरता एनर्जी के क्षेत्र में दूसरे देशों पर कम हो जाएगी। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सिमुलेटर के लिए एक RFI जारी की है जो कि देश की पनडुब्बी बचाव प्रणालियों का अनुकरण कर सकती है। रक्षा मंत्रालय सिमुलेटर के 2 सेट्स को खरीदेगा जिसे कि भारतीय नौसेना के कर्मियों के द्वारा पनडुब्बी बचाव पोत और दूर से संचालित होने वाले वाहन सिस्टम के लिए तैयार किया जा सकता है। SRV सिमुलेटर एक्चुअल व्हीकल यानी कि वास्तविक वाहन के रोलिंग और पिचिंग गतिविधियों को दोहराने में सक्षम होने चाहिए और भारतीय नौसेना के गहरे समर्ज बचाव वाहन यानी कि डीप समर्ज रेस्क्यू व्हीकल जिसे कि DSRV कहा जाता है उसी की तरह इसका लुक, फील, फंक्शनैलिटी, मैन मशीन इंटरफेस और रिस्पांस टाइम की सुविधा होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था अभी तक टॉप डिफेंस और स्पेस न्यूज। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।